एशिया की बुलंदतरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? बचपन में तो बहुत ही बड़ा, कोई 4-5 फुट होता था सर्दियों में ना। ये बीच वाला गली है खाली, ये बस छत के ऊपर का बर्फ हटा के बढ़ जाता है। पहले हमारा जमाने में तो सही टाइम बर्फ पड़ता ना, या गर्मियों में बारिश आएंगे, सर्दियों में बर्फ पड़ेगी, तब जाके फसल होगा। खेती तो वही बस जो नंगा जो हरा मटर आलू वही करता है, वही होता है, बाकी नहीं होता है। बचपन में बहुत बर्फ था, इतना बर्फ गिरा है ना, यहाँ से जाने का बहुत मुश्किल होता है, इतना गिरा। जब बर्फ गिरेगा तो बहुत सारे मटर आएगा, बहुत सारे पैसे मिलेगा, जितना भी बढ़ेगा ना बहुत अच्छा है। बर्फ नहीं गिरेगा तो बहुत मुश्किल है यहाँ। लैंजोंग और चिलकर दोनों दुनिया के सबसे ऊंचे आबाद गांव में से एक में रहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश इंडिया के जिले स्पीति में वाक़ है। ये हिमालय पहाड़ी का सबसे ऊंचा सहरा यानी रेगिस्तान है, जो कई लिपिड जानवरों जैसे बर्फानी चीते और हिमालयी भेड़ियों का घर है। इंडिया की ऊंचाई का ये तीसरा हिस्सा तिब्बतन सकाफत की एक नायाब जगह है, जो यहाँ बची हुई है। अपनी बका के लिए यहाँ के बसने वाले खाना बदोश मवेशियों पर ही निसार करते हैं। यहाँ के बैल, मवेशी, घोड़े और भेड़ जो इनकी जमीन को जोतते हैं और इनकी रोजी रोटी में मदद करते हैं। इस तरह ये इनकी रूहानी जिंदगी और सकाफत से एक गहरा ताल्लुक बना चुके हैं और इनसे जुड़े हुए हैं। हिमालय के बादलों के साए में वाकई स्पीति बिखरी हुई फसल और खुश्क और तल्ख मौसम का शिकार है। यहाँ साल में सिर्फ एक बार ही फसल होती है। हमारे यहाँ बहुत महदूद फसलें हैं, उनमें से एक है जौ। हमारे लिए सबसे अहम फसल है। अगर आप सुबह के नाश्ते को देखते हैं तो जौ है, जो कि नाश्ते के लिए होता है। रिवायती तौर पर दोपहर का खाना भी जौ का ही होता है, और जब पीने की बात आती है तो भी जौ का ही इस्तेमाल होता है। ये काफी मुकद्दस है क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल होता है। स्पीति में मौजूद सभी 500 गांव अपने पानी के लिए बर्फबारी पर ही निसार करते हैं। बर्फबारी जो बड़ी तेजी से गैर यकीनी होती जा रही है। गर्म आबो हवा और मौसम ने ग्लेशियर्स को पिघला दिया है। इसने पूरे साल में होने वाली बर्फबारी को भी कम कर दिया है और जमीन के नीचे जमी बर्फ को भी खत्म करना शुरू कर दिया है। ये सब एक ऐसे इलाके में हो रहा है जिसको दुनिया का तीसरा पोल कहा जाता है। पिघलता हुआ ग्लेशियर जून के महीने में लैंजोंग के गांव के तक पहुंचता है, लेकिन बीज बोने का मौसम अप्रैल की शुरुआत में ही शुरू हो जाता है। इसलिए गांव वालों ने काफी कारगर सिंचाई का तरीका अपनाया हुआ है। बर्फ मुकद्दस चोटी कलामों से पिघलती हुई आती है, जिसे साल भर कुल्स और छोटी तालाबों में इकट्ठा किया जाता है। गांव वालों ने कुदरत की ढालान से फायदा उठाते हुए क्यारियां और कुछ पिश्ते बनाए हैं, ताकि पानी को उसके जरिए नीचे अपने खेतों तक ले जा सके। लैंजोंग और दीगर खवातीन पानी बांटने और सिंचाई की निगरानी करती हैं।
जब कभी भी सर्दियों में बर्फबारी कम होती है तो गर्मियों में हमारे पास पानी भी कम होता है। ये सारे गांव मुकम्मल तौर पर चश्मे के पानी पर मुनस्सर हैं और चश्मे का दारोमदार खां पर होता है। खां दरअसल एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर एक बुनियाद है और उससे किया एक जखीरा है। अगर बर्फबारी अच्छी होती है तो ये अच्छा खासा जखीरा इकट्ठा कर लेते हैं। हमारी जिंदगी का तो पूरा दारोमदार ही बर्फ पर है। हमारे लिए आसमान से गिरने वाला ये पानी हमारे लिए किसी आब हयात से कम नहीं। हम सिर्फ ग्लेशियर पर थोड़ी निसार करते हैं, हमें बर्फ की भी जरूरत होती है। आज हम जितने भी ग्लेशियर देख रहे हैं वो पहले से काफी कम हो चुके हैं। इस साल फसल होगी या नहीं, मुझे इसमें शक है। इस साल यहाँ बहुत कम बर्फ पड़ी है। अगर इस साल गर्मियों में अच्छी बारिश हुई तो हमारी फसल बच जाएगी, लेकिन यहाँ बारिश बहुत कम होती है। 50 सालों में तो काफी बदलाव तो हुआ। अब रोड निकाला, हरा मटर आया। अब तो लोग जिम्मेदार लोग, इनके पास जो ज्यादा जमीन है, अब तो हरा मटर बीज करके लाखों कमाता है। मटर सिपती वादी के लिए सब्ज इनकलाब है, लेकिन इसको रिवायती जौ और काले चने के मुकाबले में ज्यादा पानी की जरूरत होती है। फिर से जौ उगाने की जरूरत नहीं है। आप मटर के साथ भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जो मनपे में बोलते ना, तो जैसे जैसे कीड़ा होता है, ध्यान देते कि जो मेरे हाथ से जो कीड़ा मोड़ी मर जाए उसको वो मिले जाए, शांति मिले, वो मनपे में हो। जैसे या वगैरह भी तो औरतें ज़्यादा और या लोगों को भी तो जितना थकावट हो वो दूर हो जाता है। लसो मनपे में बोने के बाद या का थकावट दूर हो जाता है। सर्दियों में तो बर्फ नहीं पड़ा ना, हफ्ते पहले बर्फ पड़ा, ठीक पड़ा है, तो लोग अभी बिजली शुरू करे बर्फ का तो उम्मीद छोड़ दिया। अब गर्मियों में हमारा बारिश की उम्मीद है, बारिश आ जाए तो फिर फसल ठीक आ जाए ना, तो ये बिजाई वैसे हो सही है। हिमाचल में हिमालय पर जमी हुई बर्फ 2020 तक 18% कम हो चुकी है। 2021 में लाहौल और स्पीति में भी सिर्फ 96 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई, जो पिछले 10 सालों में सबसे कम दर्ज की गई है। आब पाशी का पुराना तरीका, जो कि बर्फबारी पर मुनहसिर है, अब काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अब स्पीति गांव के रहने वाले रूहानी रहनुमाओं और दुआओं की तरफ रुजू कर रहे हैं। 2021 में बारिश के लिए बड़े राहबों को दुआ की दरख्वास्त की गई ताकि इस साल की फसल को बचाया जा सके। मैंने 7 साल की उम्र में रहा बनने का सिलसिला तर्क कर दिया। तभी से मैं की इबादत गाह में लामा बनकर रहा। मेरी पूरी 90 साला जिंदगी में मैंने इतनी कम बर्फबारी कभी नहीं देखी। ये साल बर्फबारी के लिए बहुत ज्यादा खराब था। इससे पहले हमें बर्फबारी के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लगातार बर्फबारी हो जाया करती थी। लेकिन आजकल कम बर्फबारी की वजह से हम दुआ करते हैं कि बर्फबारी हो जाए। तो कहता है हाँ बर्फ ना आए, बारिश नहीं आए, उसी साल तो बस पूजा ही पूजा, टना मना देखा के जब बर्फ ही नहीं आया तो टना मना करके थोड़े आएंगे। लोगों का बहन है ना, मैंने वहां से नहीं आ रहे, बोलते वहां जाके कुछ टना मना करता है, फिर थोड़ा पानी नीचे आ जाए, फिर वहां से नहीं आ रहे, क्योंकि मिट्टी रेतीली जगह है, पानी वहीं रेत खा लेता है। टना मना करके थोड़ी पानी आएगी।
ऐसा है। स्पीति के 500 किलोमीटर मगरिब में लद्दाख और काराकोरम के इलाके से ज़ांस्कर नाम की वादी है। ये एक और बुलंद पहाड़ी है जो हिमालय की वादियों में फैला हुआ है, जो कि जोग्राफियाई तहजीब के लिहाज से स्पीति जैसा ही है, लेकिन इसकी आबो हवा और भी ज्यादा खराब है। ज़ांस्कर को पानी बदतरीन बहरान का सामना है। साल 2000 में हिमालय की पहाड़ी से ग्लेशियर हिंदू कुश ने अपने एक चोटी के हिस्से को 1 साल से भी कम अरसे में खो दिया, जो पिछले 2 दिहाइयों के वक्त से भी 2 गुना तेजी से 2014 तक ज़ांस्कर की 800 से ज्यादा ग्लेशियर्स का जायजा लिया गया, जिससे पता लगा कि इन सब ने अपने असल वजन का 13% हिस्सा खो दिया है। मेरी जिंदगी में ग्लेशियर्स का सीधा असर रहा है। मैं स्तोकदी नाम के गांव से हूँ और ये आपके पास मौजूद मिसालों की फहरिस्त में सबसे अव्वल नंबर पर आता है जहाँ पानी की काफी किल्लत है। जितने भी देहात आपको यहाँ मिलेंगे ये सारे के सारे ग्लेशियर्स पिघलने के ऊपर मुनहसर हैं। फसल के दिनों में हमें पानी की जरूरत होती है और एक दिन में ग्लेशियर्स से पिघलता हुआ पानी जो गांव के अंदर तक आता है उसे 7 फैमिलीज आपस में बांटते हैं। लद्दाख की सबसे मशहूर कहावत शायद यही होगी, छू में नायोल में। अगर आपके पास पानी नहीं है तो आपका कोई इंतजाम नहीं है। ज़ांस्कर के लोगों का पूरा इन्हिसार खेती पर है। इससे बढ़कर ये कि ये गैर इंसानी तहजीब है। हम खाना बदोश तबके के लोग हैं। हम अपने मवेशियों को गर्मियों में बालाई इलाकों में ले जाते हैं, फिर बरसात के मौसम में उन्हें वापस नीचे ले आते हैं और फिर तकरीबन आधे साल उनकी देखभाल करते हैं। हम तहकीकी नज़र से ग्लेशियर्स को गायब होते हुए देख सकते हैं कि ये कैसे अपना इलाका और जिसामत खोते जा रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई मंसूबा नहीं है जिससे हम इन ग्लेशियर्स को पिघलने से महफूज रख सकें। साइंसदानों को ज़ांस्कर और स्पीति में तेजी से पिघलते ग्लेशियर और इनकी पिघलने की मिकदार से मौसमी तब्दीलियों का सबूत मिलता है। स्पीति और लद्दाख के करीब लाहौर में वाक़ई छोटा शिगरी ग्लेशियर हिमालय की चोटी का एक ऐसा ग्लेशियर है जिस पर सबसे ज्यादा तहकीक की गई। मैंने 2008 में आते ही इस ग्लेशियर का मुताला शुरू किया था। मेरे ख्याल में तब से मैंने 39 से ज्यादा छोटे सफर इख्तियार किए हैं। ऐसा लगता है जैसे ग्लेशियर हमें बुला रहे हो, क्योंकि उनके नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं और पानी के मंबे जिनका हम मुताला कर रहे हैं वो निचले हिस्से के लोगों के लिए काफी अहम है। बुनियादी तौर पर ग्लेशियर बर्फ का एक जखीरा है, यानी जमा हुआ पानी। सर्दियों के दौरान ये बर्फ जमा होती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ग्लेशियर पर आने वाली बर्फ की मिकदार सालाना पैमाने पर गर्मियों के मौसम पर पिघलेगी। असल में ये हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा पैमाने पर स्याह कार्बन फिजा में छोड़ रहे हैं और ये दर हकीकत आलमी सतह पर दर्जे हरारत में इजाफा कर रहा है और ये ग्लेशियर को अपनी जिसामत खोने पर मजबूर कर रहा है। हम दोबारा से छोटा शिगरी ग्लेशियर का मुशाहिदा कर रहे हैं और हर साल हम इसकी चोटी को देखते हैं और हर साल हम इस चोटी के कम होने की औसत शरह देखते हैं। आखिरी 18 साल में ये कमी 11 मीटर फी साल है। इसका मतलब है हर साल ये चोटी 11 मीटर कम हो जाती है। सब मटर के लिए मशहूर है। यहाँ के मटर काफी अच्छे और मीठे होते हैं।
इस साल बुआई में ताख़ीर हुई क्योंकि हमारे यहाँ सर्दियों में बर्फ़बारी ही नहीं हुई। बर्फ़बारी जनवरी, दिसंबर और फरवरी में होनी चाहिए और बारिश जून और जुलाई में। फिर हरे मटर की कटाई का मौसम अगस्त में शुरू हो जाता है। इस साल पैदावार तसल्ली बख्श नहीं हुई। ये बहुत कम पैदावार है, मामूल की मिक़दार से सिर्फ निस्फ है। वो खेत जिसमें आमतौर पर 10 बोरियों की पैदावार होती थी, इस साल सिर्फ 5 से 7 बोरियों की पैदावार हुई है, जो सिर्फ आधी है। ये बिल्कुल गैर मुतवक्को है। कभी कभी भारी बर्फबारी होती है और कई बार बहुत कम। ये ज़रूर ग्लोबल वार्मिंग ही का असर है। पिछले साल अच्छी बर्फबारी हुई थी, इस साल न सिर्फ बर्फबारी कम हुई बल्कि सर्दियाँ भी नहीं पड़ी। सर्दी भी पहले के मुकाबले में काफ़ी कम है। ऐसी मौसमी तब्दीलियाँ हमें ठीक नहीं लगती। एक्चुअली हम लोग बर्फ़ का उम्मीद करते हैं दिसंबर में पड़ जाए, ताकि वो जो बर्फ़ पड़ते हैं वो बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से मेल्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसकी वजह से हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन तक पानी रहता है। पर एक्चुअली इस साल बर्फ़ पड़ी मार्च में, तो उस टाइम तो टेम्परेचर गर्म हो जाता है और बर्फ़ एकदम पानी बन के ऊपर से निकल जाता है और ज़मीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे जो चश्मे के पानी है उसमें कमी आते हैं। यहाँ पे मेरे एक पड़ोस में रहते हैं, उनके पास 4 खेत है, तो इस साल बर्फ़ नहीं पड़े तो उन्होंने खेत बीजा ही नहीं है। क्योंकि हमारे गांव में एक रूल है कि बड़ा घर छोटा घर, जो बड़े घर के पास पानी होगा एक दिन सिंचाई करेंगे, एक दिन आराम करेंगे, फिर एक दिन सिंचाई करेंगे। ऐसा है बड़ा घर का। छोटा घर का ऐसा है कि 2 दिन आराम करेंगे, तीसरा दिन जाके सिंचाई करेंगे। और एक ऐसा भी फैमिली मेम्बर है जिनके पास पानी है नहीं, बिल्कुल ही ज़मीन है उनके पूर्वज के, पर उनके पास पानी नहीं है। ये सारे पानी की वजह से रख दिया ये लैंड पूरा, फिर पड़ी भी है। पहले तो साल में आते समय तो पूरा खेत लगाते हैं, मटर होते हैं, आलू होते हैं, गोभी होते हैं। अब यहाँ के बहुत साल हो गया, 6, 7, 8 साल हो गए, और नीचे वाले खेत तो बिल्कुल ही नहीं लगाए, खाद ऐसे ही पड़ा हुआ। यहाँ से नीचे तो पूरा बिल्कुल ही नहीं लगाए ना। आधा यहाँ से लेके ओ परे से ओ परे 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 तक। हाँ जी, अब यहाँ से नीचे तो बिल्कुल ही नहीं ले ना पानी, पूरे ऐसा जमीन खाली पड़ा है पानी की वजह से। ये चोरू लोगों का तो बहुत मुश्किल होता है जी। फिर ये घास कम नहीं हो तो घास खरीदना पड़ता है। इस साल तो गुजार भी नहीं है जी। जो गर्मियों में कमाता है वो सर्दियों में तो खाता है। फिर पानी नहीं आएगा तो फिर हमारे को तो बहुत प्रॉब्लम है। फिर तो कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा ना, फिर शायद इधर उधर से काम ढूंढना पड़ेगा, लेबर का काम। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ दें, फसल के बिना यहाँ कुछ नहीं। हमारी आमदनी का वाहिद जरिया काश्तकारी है। हम मुकम्मल तौर पर उसी पर इन्हिसार करते हैं। हम घोड़े पालते हैं और उन्हें बेचते हैं, लेकिन ये पेशा भी अब दम तोड़ चुका है। इस इलाके में मेरा सबसे बड़ा डर ये भी है कि हिमालय की इस पट्टी में ज़ंस्कार जैसे ज्यादातर इलाकों को आने वाले सालों में तब्दील करना पड़ेगा। शायद अगले 20 से 30 सालों में हम मौसमियाती तब्दीली की कैद में हों। लेकिन नकल मकानी शुरू हो चुकी है। 1 दहाई पहले ज़ांस्कर में क्यूबी के गांव का पानी खुश्क होता देखकर लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए थे। अगली 3 दहाइयों में मौसमियाती तब्दीली 2 करोड़ लोगों को उनके घर छोड़ने पर मजबूर कर देगी। मैं ऊपर क्यूमिक में रहता था
पानी की कमी की वजह से हुकूमत ने हमें निचली क्यूमिक में ज़मीन मुहैया की, लेकिन यहाँ आने के बाद भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें यहाँ मुंतकिल हुए 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। माजी में मेरे दादा दादी और वालिदैन ने भी पानी की नहरें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। हमने हुकूमत को मशवरा भी दिया। हुकूमत कहती है कि इनके पास हमारे लिए मंसूबे हैं, लेकिन हमें न सड़कें मिली हैं न पानी, और हम अपने इंतजाम खुद कर रहे हैं। हिमालय खित्ते में लोगों का ऐसा मानना है कि वो रूहों और पानी की रूह पर यकीन रखते हैं। वो शायद सबसे पहले है। रूहों पर ये यकीन और हिमालय पट्टी में हमारा तर्ज अमल दर हकीकत यहाँ नाजुक माहौलियाती निज़ाम और महफूज करने के लिए है, जो हमारे पास काफी कम है। सालों की तरक्की और हुकूमती मदाखलत के बाद भी जिस चीज को वो तवज्जो नहीं दे सके, क्या यही रवैया है जिसने हमें सख्त हालात में जिंदा रहने पर मजबूर किया है? और ये देखना अफसोसनाक है, क्योंकि बिलाखिर इसका असर बराह रास्त लोगों की जिंदगियों पर पड़ेगा जो हिमालयी इलाके में रहते हैं, और जंगली जानवर और यहाँ का पानी, इन सब पर यकसा असर होने वाला है। यहाँ रहने वालों का तजर्बा और यहाँ का रहन सहन मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं, खास तौर पर अलग थलग इलाकों में। लेकिन जदीद दुनिया की तरफ से बाज़ औकात रिवायती तौर तरीकों अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, जिसके नतीजे काफी खतरनाक निकलते हैं। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है। ये कंपनी गया, देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है। ये एक वहाँ पे भी खड़ा है पापा, शायद पापा गैराज के ऊपर एक आदमी खड़ा है। पापा वो देखो, बाप रे, ये तो वहाँ पर ले आता है। वो एक आदमी है वहाँ पे। तो चमोली के हादसे में क्या हुआ? एक चोटी है जिसे रोंती चोटी कहते हैं। इस चोटी के बिल्कुल नीचे वहां एक लटकता हुआ ग्लेशियर था, और वो ग्लेशियर अपनी बुनियाद के साथ ही फिसल गया और यहाँ वादी में नीचे आ गया। वादी की जमीन से टकरा गया, और इसके असर से जारी होने वाली तवानाई हिरोशिमा बम से 15 गुना ज्यादा थी। चमोली के हादसे में 200 से ज्यादा लोग मर गए। ये मौसमियाती तब्दीली की आफात में से सिर्फ एक तबाही थी जिसने हिमालयाई इलाकों को मुतासिर किया। पिघलने वाला परमाफ्रोस्ट, जमीन का फिसलना और बर्फीले तूफान। पिघलते हुए ग्लेशियर से सैकड़ों नाहमवार झीलें बन जाती हैं, जो कि मलबों के जमा होने से फट सकती हैं और नीचे की वादियों में सैलाब आ सकता है। 2021 में ही हिमाचल प्रदेश सूबे में 35 बड़े लैंडस्लाइडर्स, 17 सैलाब और 121% ज्यादा बादल फटने के वाकयात सामने आए हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। हैरत की बात है, अगर कोई ये कहता है कि मौसमियाती तब्दीली नहीं हो रही, हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। हमारी अपनी जिंदगी में हमारे इर्द गिर्द चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। ये कोई इलाकाई मसला नहीं है, बल्कि ये एक आलमी मसला है। हमें कानून साजी में शामिल तहकीकी मकालाजात और रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब हम मकामी लोगों की रवायत को इन तहकीकों से जोड़ सकें।
मुश्किलात का सामना है और हुकूमत की तरफ से पहले ही एक नहर की तामीर जारी है जिसका काम कभी खत्म ही नहीं हुआ। नवीकरणा इदारे ने ये सारे मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। तंजीम का मकसद हिमालय और इसके गिरदोनवाह के खुश्क देहातों में शफाफ और पायदार पानी के सामान पैदा करना है। उनके पायलट प्रोजेक्ट का मकसद पिशु के ऊपरी ज़खायर तक सोलर पावर पंप के जरिए चलने वाले पंप्स का इस्तेमाल करते हुए पानी पहुंचाना था। इनिशियली हमने सोचा था कि स्प्रिंग से लेके सीधा जिंक जो अपर रिजर्वॉयर है वहां तक के लिए हम पानी ले जाएंगे, लेकिन वहां तक हमारे बजट के हिसाब से काफी एक्सीड हो रहा था, तो हमने सोचा कि एटलीस्ट गांव तक ले जाते हैं फिलहाल। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत से लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जोड़ा गया और इसके जरिए अब तक $7,000 तक की रकम जमा की जा चुकी है। चलो फ्रीक्वेंसी आई। इसके अलावा हमें पानी मिलने के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। ये मसला इतना बड़ा है कि यहाँ की मैं मुंह भी नहीं धो सकती। अभी भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जिंगोगमा के होस्ट को देखें। अगर ये कामयाब हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, तब मैं तिरचन डांस करूँगी। इस पायदार पानी की छोटी सी कामयाबी मुस्तकबिल को यकीनी बनाने की उम्मीद को जाहिर करती है। एक दूसरे की इज्तिमाई मदद से नई ताकत की इजाद। ये एक ऐसी कहानी है जो दूसरे गांव को मुतासर कर सकती है और इनके अंदर एक आग पैदा कर सकती है, और फिर हम चाहेंगे कि ये आग बढ़ती ही जाए और हिमालय में हर जगह फैल जाए। वक्फे से पहले आप बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे थे। बामे अर्ज़ की बाज़गश्त का ये खूबसूरत सिलसिला है और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था नो वाटर नो विलेज, जो बुनियादी तौर पे लद्दाख की कहावत है कि जहाँ पानी नहीं वहाँ आबादी नहीं, और ये बहुत बड़ी हकीकत है। मेरे साथ इस वक्त मुनमुन ढलेरिया हैं जो कि फिल्म मेकर हैं। इस खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री फिल्म को इन्होंने प्रोड्यूस किया है, और इसके अलावा मेरे पास लॉब्जंग हैं जो कि वाटर के हवाले से पानी और इन तमाम मामलात पे एक एक्सपर्ट की हैसियत रखते हैं। सबसे पहले मुनमुन ढलेरिया, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने बहुत ही खूबसूरत ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, और हिमाचल प्रदेश जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और हमें वो खूबसूरत जो पहाड़ हैं वो दिखाने का बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके साथ ऑफ कोर्स एक ट्रेजेडी जुड़ी हुई है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो हकायक हैं उनसे पर्दा उठाया है, और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जो आपने ग्लेशियर्स के बारे में बताया है कि एनुअल सालाना 11 मीटर तक सुकड़ रहे हैं, और 2050 तक एक पैटर्न आपने बताया है कि सैलाब और फ्लड्स होंगे, और उसके बाद शदीद जो खुश्क साली है वो मुतवक्की है। तो इस वक्त आबादी यानी उस वक्त 2050 तक तो पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो कराकोरम और हिमालय के जो बुलंद पहाड़ हैं, क्या मतलब सिर्फ इंसान वहाँ मुतासिर तो नहीं होगा? इन आफतों का, इन मसाइब का जो शिकार है वो बराह रास्त मैदानी इलाके या नीचे जो प्लेन्स हैं वो भी होंगे। तो क्या ऐसा ही है 2050 के बाद आप क्या देख रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें यहाँ बुलाने के लिए और हमारी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करने के लिए। सो हाँ, ये जो साइंटिफिक एविडेंस जो हमने फिल्म के थ्रू पेश किया है वो बहुत ही वर्ल्ड में माना गया है। जो हमारी फिल्म में आप देख सकते हैं, फारूक आजम जी हैं जो एक IIT इंस्टीट्यूट के ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने पिछले 10-15 साल में ये पढ़ाई करी है, और उन्होंने हमें ये बताया था कि बहुत सारे मॉडल्स में ये सिमुलेट हुआ है, और ये
वो इतना गंभीरता से वो नहीं बताना चाहते, वो डर नहीं पैदा करना चाहते लोगों में, लेकिन ये सच है और हम देख भी रहे हैं कि अभी से अगर हमें इफेक्ट्स दिख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, तो 2050 के बाद ये प्रॉब्लम्स होने वाली हैं एंड मोस्ट ऑफ द मॉडल्स आर शोइंग कि ऐसा होगा। पर्सनली स्पीकिंग, जहाँ पे मैं हूँ हिमाचल में इस वक्त, इस पिछले 4-5 सालों में मैं शहर में रहती हूँ या फिर इंडिया के बाकी बड़े शहरों में भी काम करती हूँ, हर जगह क्लाइमेट चेंज का किसी ना किसी तरह का इम्पैक्ट देखा जा रहा है। तो ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि अभी अगर इतना ज्यादा है तो 2050 तक कितना हो जाएगा। लब सिंह, आपसे आपकी तरफ आऊँगा। इंडिया और पाकिस्तान जो हैं, हाई माउंटेन्स जो हैं वो शेयर करते हैं, तवील तरीन ग्लेशियर्स जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान, ये तकरीबन एक ही रीजन है। और जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वो कोई सियासी बाउंड्रीज़ को तो नहीं देखती, वो तो हर जगह पे बिल्कुल उसी तरह है। और पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान है या ये इलाके भी इसी तरह क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहे हैं। अब आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद देखा गया कि जो वाटर चैनल्स हैं जो बड़ी मुश्किल से लाए गए, कहीं मतलब जो हमारे आबाओ अजदाद थे, फोर फादर्स थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से वो वाटर चैनल्स लाए, उनके अंदर अब पानी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि वो जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है दास, यानी वो जो बंजर, तो हम बंजर से जरखेज़ी की जानिब, और फिर हमारा सफ़र जो है वो वापस उसी तरफ जा रहा है, दास की तरफ। जी हाँ, पहले तो शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। और जी, आपका जो आपने अभी सवाल पूछा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक साइक्लिक तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि पहले जब यहाँ पे आबादी हुई थी हिमालयन रीजन में, एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम बोलते हैं जिसको, कि बहुत नाजुक होता है। तो जो बैलेंस आप अपने वाइल्ड लाइफ के साथ होते हैं या पानी के साथ, ग्लेशियर्स के साथ या वादियों के साथ, जो हम बैलेंस जो रिलेशनशिप शेयर करते हैं वो बहुत ही नाजुक होते थे। तो उसमें उस मुश्किलात में जो उन्होंने बंजर ज़मीन को फसल उगाना शुरू किया, तब से ये आबादी जो है हिमालयन रीजन में उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि एक लिमिटेड लैंड या रिसोर्स होता था, तो उसी को बांटना पड़ता था। और जो बांटते थे वो एक सिस्टम होता, हर विलेज में, आप हर गांव में एक अलग सिस्टम होगा। जिस इलाकों में छोटे विलेज होंगे या छोटे गांव होंगे, उसमें तो पानी ज़्यादा होता है। फिर जहाँ पे ज़्यादा होते हैं और पानी का मुश्किल होता है, तो उसमें एक सिस्टम से बांटते हैं। ये बताइए कि जिस तरह लद्दाख है और हिमाचल है, इसी तरह पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान है, तो क्योंकि ये दुनिया के बुलंद तरीन एक पहाड़ हैं, रेंजेस हैं, तो यहाँ पे आबादी जो है वो नीचे वैलीज़ में होती है और वो भी बहुत लिमिटेड, और लैंड जो है वो ऑलरेडी बहुत यानी कम है, जिसमें से आपने मैक्सिमम यील्ड निकालनी है। पानी का अगर क्राइसिस होते हैं तो ऑफ कोर्स क्रॉप्स जो हैं उनके साथ लाइफ जो है वो बराह रास्त जुड़ी हुई है, और वो अगर मुतासिर होती है तो आपने एक टर्म इस्तेमाल की है इस डॉक्यूमेंट्री में, क्लाइमेट रेफ्यूजी, यानी आपको फिर माइग्रेट करना पड़ता है। तो एक माइग्रेशन का पैटर्न आप यानी वो स्टार्ट हो गया है, आप देख रही हैं कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं पूरे दुनिया में। इट्स वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल कम्युनिटीज जो मैंने जिंदगी में कभी भी देखी हैं, वो होंगी इन अपर ऑल्टीट्यूड विलेजेस में। कोई भी चीज वहाँ वेस्ट नहीं होती, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता, पानी, खाद, सब कुछ एक सिक्लिकल मैनर में रहती है। सो आई थिंक जब ये अगर ये पूरा बैलेंस हम अभी ठीक करने ही लगे थे और अगर वो ऑलरेडी टूट जाए तो ऑब्वियसली काफी प्रॉब्लम्स देखी जाएंगी। तो हायर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ कोर्स एक इक्विटी की तरफ से भी प्रॉब्लम है कि वहाँ जिन लोगों ने सबसे सस्टेनेबली अपनी जीवन जिया है वो सबसे ज्यादा अब बेयर कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स। दूसरी बात यह है कि बाकी हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन स्टेट्स में अगर देखा जाए इंडिया में, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, जैसे उत्तराखंड भी, यहाँ पलायन बहुत देखा जा रहा है, माइग्रेशन बहुत ज्यादा देखा जा रहा है और पिछले 10, 15, 20 सालों से देखा जा रहा है। सारे लोग यहाँ काम की तलाश में दिल्ली वगैरह शहरों में जाते हैं। एग्रीकल्चर हमारा जो स्टेट है वो 90% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और अभी हम परसेंटेज में देखें तो उत्तराखंड में मैंने अभी देखा कि 40% माइग्रेट हो चुके हैं लोग शहरों की तरफ, क्योंकि एग्रीकल्चर अब 40%, so 40 लाख ऑफ दैट पॉपुलेशन हैज मूव्ड। हिमाचल में इतनी वास्ट स्टडीज हुई नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जो अपर ऑल्टीट्यूड के लोग हैं वो अब नीचे आएंगे अगर उनको इतनी सी भी आमदनी वहां रह के नहीं मिल रही है। और बाकी हिमाचल में भी पानी का सोर्स इतना खत्म हो गया है कि एग्रीकल्चर पे फुली डिपेंडेंट रहना मुश्किल है।
बहुत शुक्रिया मुनमुन ढलेरिया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये फ़िल्म जो है आपने बनाई। और इसके अलावा जो लॉब्जंग हैं उन्होंने हमारी मालूमात में बहुत ज़बरदस्त किस्म का इजाफा किया। ग्लेशियर्स वाकई सुकड़ रहे हैं और जो हाई माउंटेंस हैं, बुलंद पहाड़ हैं, वहाँ पे ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। और ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं ये हमें बामे अर्ज़ की बाज़ गश्त से मालूम हो रहे हैं और इस हवाले से हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, ना सिर्फ कम्यूनिटी की सतह पे बल्कि गवर्नमेंट जो है, जहाँ तक हुकूमत है, वो भी इसमें बहुत अहम किरदार जो है उसका सामने नज़र आ रहा है कि वो किरदार जब तक नहीं होगा तो ये जो ज़िंदगी है बुलंद पहाड़ों में ये मुतासर होगी। और उसके बाद जो पैटर्न बहुत ही वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, जिस तरह की इस डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि 2050 के बाद एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल नज़र आ रही है और नीचे जो मैदान है, नीचे जो शहरी यानी तमाम वो दरियाओं पर जो आबादी है जो कि जिसका इन्हिसार उन दरियाओं पर है वो बराह रास्त मुतासर होगी। बामे अर्ज़ की जो बाज़ गश्त है, इस सिलसिले की जो अगली कड़ी है वो बहुत ही दिलचस्प है और ये बिल्कुल बराह रास्त उसका हमारे साथ ताल्लुक़ है और वो है स्मोग इन लाहौर। लाहौर जो है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मोक के हवाले से और जो पोल्यूशन है, फ़िज़ाई आलूदगी है, उसके हवाले से दुनिया में इस वक्त पहले नंबर पे आ रहा है। इस सिलसिले में बामे अर्ज़ की जो बाज़ गश्त है उसके माहिरीन हमें क्या बताते हैं, इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, तो इस सिलसिले में ये बहुत ही एक अहम मालूमाती डॉक्यूमेंट्री होगी। तो उस मालूमाती डॉक्यूमेंट्री तक, स्मोग इन लाहौर की जो डॉक्यूमेंट्री है उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Zambolinga seri 5 years